दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान। अब तक मैं इस उपन्यास के 39 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 40वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर पर। दिलों की बची खुची बस्तियां अब सिर्फ अस्पतालों में आबाद है। अर्दली महमूद अली ने अदीब को एक ऐसी ही बस्ती में दाखिल करा दिया। 3 दिन बाद आईसीसीयू में अदीब को होश आया। उसे लगा कि वह किसी तैरते हुए द्वीप की नरम धरती पर लेटा हुआ है। फिर कुछ और होश आया। सामने दीवार पर एक तस्वीर थी। बड़ी बड़ी इमारतों की तस्वीर, बड़ी बड़ी इमारतों की बस्ती। उस तस्वीर में सामने की जमीन खाली थी। उस खाली जमीन में झोपड़ी नुमा एक कोठरी थी। ऊंची ऊंची आलीशान इमारतों के बीच वह ऐसी लग रही थी जैसे शमशान में कोई अधजली लकड़ी पड़ी हो। फिर उसे थोड़ा और होश आया। उसने देखा बाईं तरफ एक बोतल उल्टी लटकी है और उसे ड्रीप दिया जा रहा है। तभी मेरिटन नर्स का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वह मुस्कुराती हुई मरियम की तरह उसके पास आई और माथे पर प्यार भरा हाथ रखकर बोली, सो यू आर नाउ अवेक, दैट्स गुड। मैं कहाँ हूँ सिस्टर? आईसीसीयू में। ओह, मैं कब से सो रहा था? पिछले 3 दिनों से। इस बोतल में क्या है सिस्टर? आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, उसी के लिए ड्रीप दे रहे हैं। कब से? कल शाम से। कल शाम से? ओह, ड्रीप क्यों? इसकी जगह आप विस्की की बोतल लटका देती, ब्लड प्रेशर आधे घंटे में नॉर्मल हो जाता। सिस्टर बेसाख्ता हंस पड़ी। आईसीसीयू में पहली बार इतनी तेज हंसी सुनकर नर्सों ने उसे ताजुब से देखा और वे भी मुस्कुराने लगी। यह पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, मेट्रन ने साथी नर्सों से कहा। ही इज नाउ वरीड अबाउट हिज हार्ट। फिर आईसीसीयू में रहते ही उसके तमाम टेस्ट चलते रहे। उससे मिलने के बाद उसकी पत्नी को सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया जाता था। उसी वक्त में कभी उसकी बिटिया मानू भी आ जाती थी। खाने को तो सवाल ही नहीं था। अस्पताल में बाहर का पानी तक अलाउड नहीं था। लेकिन गायत्री अपने पर्स में जैसे तैसे एक चिकन पैंटी छिपा कर लाती थी और उसे खिला जाती थी। अदीब को अनंत और मिंटी की याद आती थी तो आलोक नीचे सड़क पर गाड़ी खड़ी करके उसकी छत पर दोनों बच्चों को बैठा देता था। वे अपने नाना को देख तो नहीं पाते थे, पर अपने मासूम और पवित्र हाथ हिला हिलाकर शुभकामनाएं देते रहते थे। वैसे अदीब अभी भी आईसीसीयू में था और उसे यह एहसास हो गया था कि सामने वाली दीवार किसी तस्वीर की दीवार नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। आलीशान इमारतों के बीच मैदान में खड़ी वह झोपड़ी नुमा कोठरी। एक परिवर्तन उस तस्वीर में जरूर हुआ था। शीशे के चौखट में कभी जब शायद बाहर हवा चलती थी तो गुलमोहर की एक साख सुर्ख फूलों के साथ फ्रेम में आती, हाथ हिलाती और चली जाती थी। पड़े पड़े वह सोचने लगा। पहले घर छोटे हुआ करते थे, पेड़ बड़े, घरों पर पेड़ों की छाया हुआ करती थी। अब इमारतें बड़ी और पेड़ बहुत छोटे। अब इमारतों की छाया में पेड़ों ने रहना सीख लिया है। लेकिन वह झोपड़ी नुमा कोठरी अभी भी एक पेड़ की छाया तले थी। वह पेड़ शायद नीम का था। तभी एक औरत चुरूट की तरह नीम की दातौन मुंह में दबाए सामने से गुजरी। उसके हाथों में तामचीनी के कुछ बर्तन थे। ब्लड प्रेशर लेती सिस्टर ने कहा, यही है वह। कौन? झोपड़ी वाली। यहाँ सफाई कर्मचारी का काम करती है। आप कल पूछ रहे थे ना? कहते हुए सिस्टर ने हार्ट मॉनिटर पर नजर डाली। आप सबकी धड़कनें यहाँ बैठी बैठी देखती रहती हैं, अदीब ने कहा। सिस्टर हल्के से मुस्कुरा दी, बोली, उसे बुलाऊं? किसे? कौशल्या को, वही झोपड़ी वाली जिसे आप मिलना चाहते थे। कुछ ही देर बाद कौशल्या उसके बेड के पास खड़ी थी। अब आपकी तबीयत बहुत ठीक है बाबू। शायद आज आपको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मैं तो भगवान जी से यही मांगती रहती हूँ, सब ठीक हो के अपने अपने घर जाए। कब से काम कर रही हो यहाँ? जब से ननकू फौज में गया। ननकू हमारे एक ही बेटा है बाबू। आपने काहे के लिए बुलाया है? ऐसे ही, वह कोठरी तुम्हारी है? हाँ बाबू। कौशल्या कुछ सतर्क हुई। ये आप काहे को पूछ रहे हैं? कहते हुए उसने अदीब को शक से देखा। बोली, मैं बेचूंगी नहीं। आप कितना भी पैसा दे दो, हम बेचेंगे नहीं। कौशल्या, हम बेचने खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही नहीं बाबू। जो भी हमारी कोठरी देखता है खरीदने की बात करने लगता है, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हो जाता है।
पर हम सबको कह दिया है हमारी कोठरी बिकाऊ ना ही है। एक बड़की गाड़ी में बहुत बड़ा ठेकेदार आया रहा। अरे वो ही जौन हमारी खोपड़ी पर ये सब बड़की बड़की इमारत बनवाया है, उसका लोग फीता लेकर पैमाइश करने लगा। हम डांट दिया। दूसरे दिन उसका गुंडा लोग आया, हमको बेदखल करने का धमकी दिया। और ले तीसरे दिन वह ठेकेदार ही है आके लेट गया 4 नंबर में। डाकदार बोला कुछ नहीं है। उसका वकील बोला बड़ा हार्ट अटैक है। डॉक्टर लोग का मानना पड़ा। बाहर पुलिस, ऊपर पुलिस, अब इधर उधर ऐसा लोग बहुत आता है बाबू। अदीब ने कौशल्या को ताका। भगवान जी से उसका भी विनती किया तो एक दिन 4 नंबर बोला काहे को यहाँ खटती है, 2 कमरे का फ्लैट लेके आराम से रहो, पैसा ऊपर से दे देंगे, निस्फिकर होके जिंदगी भर खाओ। अदीब ने उसे फिर गौर से देखा तो हम कह दिया बाबू कि पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी कहो पर आपन कोठरी तो बेचेंगे नहीं। लाभ से ननकू नहीं आया वो दूसर बात है। इतना बरस से फौज को छुट्टी नहीं दिया, पर ननकू लौटेगा और कोठरी नहीं देखेगा तो हमको कहाँ तलाशेगा। हम ठीक बोला ना बाबू? हाँ कौशल्या, अदीब की आवाज भारी हो आई। अब हम यहाँ रहत हैं, पर हमारी जान 24 घंटे वही कोठरी में रहत है। बहुत भारी मन से अदीब ने कौशल्या को देखा, फिर कांच की दीवार के पार उस कोठरी को। तभी कौशल्या ने सिस्टर को पुकारा। वह जाने लगी तो कांच के फ्रेम में आकर गुलमोहर की सुर्ख फूलों वाली साग फिर झांकने लगी और उसके बिस्तर के आसपास दुष्यंत की पंक्तियां तैरने लगी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। साख ने दोबारा झांक कर देखा, शायद बाहर फिर हवा चली थी। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 40वें भाग का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 41वें भाग का वाचन। लेकिन इस बार बाहर की हवा बेहद जहरीली थी। गुलमोहर के फूल पीले पड़ गए थे। अदीब सदियों के पार देख रहा था। एक बार यही हवा 11वीं सदी में गजनी से चली थी। उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। इस बार यह हवा सोमनाथ से चली थी जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला था। इन जहरीले चक्रवातों का चलना नहीं थम रहा था। सन 1990 में सोमनाथ मंदिर प्रांगण प्रभास पाटन से फिर जो चक्रवात चला था वह अयोध्या, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र होता हुआ सन 1998 पोखरण पहुंच गया था। बुद्ध पूर्णिमा 11 मई 1998 को दोपहर 3:45। रेगिस्तान की धमनियां फट गई थी। धरती थर्रा गई थी। पोखरण की कोख में 900 फीट नीचे एक के बाद एक 3 धमाके हुए थे। हवा निष्पन्द हो गई थी। तापमान 10 लाख डिग्री होकर सूर्य के तापमान तक पहुंच गया था और रेत के नीचे लाखों लाख टन की पर्वत श्रृंखलाएं फटी, पिघली और भाप में बदल गई और 1 मील लंबा चौड़ा रेत का मैदान ऊपर उठता हुआ विराट विस्फोटक छतरी की तरह छा गया। अदीब को फिर दिल का दौरा पड़ा। फिर बलूचिस्तान चगाई में विस्फोट हुआ। हवा निष्पन्द हुई। पहाड़ों की धमनियां फटी। तापमान 10 लाख डिग्री तक पहुंचा और चगाई के पहाड़ सफेद राख के टीलों में तब्दील हो गए। फिर पोखरण में एक और विस्फोट हुआ। फिर चगाई में एक और विस्फोट हुआ। अदीब को इस बार दिल का जबरदस्त दौड़ा पड़ा। अर्दली दौड़ा दौड़ा आया। हुजूर, क्या फिर वही हुआ? हाँ महमूद अली, इस बार दर्द तो कम है पर लगता है कि दिल की बस्ती राख हो गई। बदहवा सलमा आई, चिल्लाती पूछती हुई, अदीब यह तो बताओ मेरे नाना का क्या हुआ होगा। लेकिन अदीब की हालत देखकर वह सहम गई। आखिर फिर उसे आईसीसीयू में पहुंचा दिया गया। उसे नहीं मालूम कि वह कितने दिन बेहोश रहा। बेहोशी टूटी तो उसकी नींद में एक सपना आया। सांपग्रस्त ओपेनहाइमर की विक्षिप्त प्रेतात्मा सर पटकती थी, फिर हंसती थी। उसकी आंखें खुली, शरीर पसीने से नहाया हुआ था। सलमा ने संभाल कर तौलिए से उसका बदन पोंछा। सिस्टर ने आकर दवा की खुराक दी। फिर सलमा ने बहुत धीमे से उसका हाथ थामते हुए कहा, एक बात बताऊं? अदीब ने उसकी तरफ देखा। इन दिनों मैं एक अजीब सा सपना देखती हूँ। अदीब ने परेशानी सी महसूस की, लेकिन आंखों की पलकें झपकाकर जैसे ही कहा, मेरे सपने में बार बार एक प्रेतात्मा आती है। कुछ देर वह सर पटकती है, फिर हंसती है। अदीब ने उसे देखा, फिर अटकते हुए कहा, सपना तो एक ही है सलमा,
लेकिन लगता है अब सपनों की ताबीर बदल गई है कि एकाएक अश्रुवैद पागलों की तरह आकर खड़ा हो गया। अरे तो कैसे हो? ठीक हूँ, अश्रुवैद ने कहा। आपको तो याद होगा, मैं आंसुओं की जगह पसीना इकट्ठा करने लगा था, पर मैं अब पसीने की जगह सपने जमा करने लगा हूँ। खंडित आधे अधूरे सपने। अच्छा, यह जरूरी भी है, पर तुम उसे रखते कहाँ हो? वही जहां प्रमुथु ने बताया था, अग्निवन की दूसरी ओर, सूर्य के अस्ताचल के उस ओर जहां स्वप्नों की नगरी है। यह तुमने अच्छा किया। कुछ देर अदीब को सोचता रहा। सिस्टर बीपी लेने आई तो उसने पूछा, कौशल्या नहीं दिखाई दी? वो अपने बेटे की तलाश में उधमपुर छावनी गई है। उसकी झोपड़ी वह उस तरफ है, यहां से नहीं दिखाई देती। बीपी नोट करके सिस्टर ने बताया, हम कुछ देर बाद आपको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। और फिर कमरे में तो सभी मिलने और जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं लेकर पहुंचने लगे। गायत्री फिर पर्स में छुपाकर चिकन पैंटी ले आई थी। कुछ ही देर में अदली महमूद अली प्रमथु को लेकर दाखिल हुआ। अदीब ने प्रमथु को आश्चर्य से देखा। वह लोहे की जंजीरों से मुक्त था, लेकिन कंधे पर बैठा गिद्ध अभी उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। प्रमथु तो, हाँ अदीब, मैं तुम्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने आया हूं। और वो तुम्हारी जंजीरें जिनमें देवता जीएस ने तुम्हें बंदी बनाकर जकड़ रखा था। दोस्त, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु आक्रमण को मैं सह नहीं सका था। मुझे बहुत क्रोध आया। मेरे क्रोध और आक्रोश का तापमान सूर्य के तापमान से 10 गुना बढ़ गया था। उसी में वे दैवी लौह जंजीरें मोम की तरह पिघल गई। इन देवताओं और दैत्यों को अभी मालूम नहीं है कि पृथ्वी के मनुष्य का क्रोध और आक्रोश क्या कुछ कर सकता है। और यह गिद्ध, यह भी मांस नोचते नोचते एक दिन थक जाएगा। इसे मनुष्य जाति के धीरज और सहन शक्ति का पता नहीं। एक दिन यह भी मांस खाते खाते लस्त होकर गिर पड़ेगा। उस दिन मैं जाकर नील नदी में स्नान करूंगा, फिर डैन्यूब नदी को, हिरोशिमा की ओटा नदी और नागासाकी की खाड़ी में नहाकर उसे पवित्र करूंगा। अभी प्रमुथु खड़ा ही था कि मोंतेजुमा ने आते ही अदीब को जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी और बताया, प्रमथु, तुमने तुलसी के पौधे की दाहिनी दिशा से पाताल के अंतिम तल तक पहुंचने का जो जलमार्ग बताया था, गिलगमेश उस पर बहुत आगे बढ़ गया है। वह किसी भी समय स्वप्न नगरी पहुंच सकता है। वहां पहुंचते ही वह धनवंतरी सुरुपुक के जीसुद्दू को जरूर तलाश लेगा। हिरोशिमा और नागासाकी भी आ गए थे। वे अदीब से मिलकर वापस जापान जा रहे थे। तुम लोग अकेला मत महसूस करना। धन्यवाद। और फिर अब तो तुम्हारे अश्रुवैद ने हमारी आंखों में कुछ सपने पैबस्त कर दिए हैं। उन्हें यह न जाने कहां कहां से मृतकों की आंखों में से जीवित बचा के लाया था। अच्छा, तो मैं अभी चलूं? मोंतेजुमा ने अदीब के पास आकर कहा। तो तुम भी चले जाओगे? नहीं, जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने देश लौट जाऊंगा। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। यही एक अकेली सभ्यता है जिसने अपने आदिम आदिवासियों को जीवित रखा है। यही मैं जी सकूंगा। शाम होने लगी तो अर्दली महमूद अली ने एक सिस्टर के साथ आकर बताया, एक मोहतरमा आपसे 2 मिनट के लिए खास तौर से मिलना चाहती है। मोहतरमा? उसने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, वो भी यही आपके ही साथ पहले आईसीयू में थी। आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। वह भी यही आईसीसीयू में थी। हल्के से मुस्कुरा के अदीब ने कहा, ताजुब की बात है, यानी मेरे और उनके दिल साथ साथ धड़कते रहे हैं। उनका स्वागत है। और उन मोहतरमा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सब कुछ महक उठा। अदीब भौचक्का रह गया, विश्वास ही नहीं कर सका। जी आप? जी, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मेरा बेटा यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में सेक्रेटरी कल्चर एंड इंफॉर्मेशन है। हिंदुस्तान देखने का बहुत मन था। इस बार वह मुझे भी ले आया। वह कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, पर न जाने कौन सा संकोच उसे रोक रहा था। जी, यहाँ आई तो 1 महीने तो खूब घूमी घामी। कहीं आप अदीब का गला सूखने लगा। मैं कानपुर भी गई। स्टेशन बहुत बड़ा हो गया है, बदल भी गया है। बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं। अदीब ने उससे इतना कह के खुद अपने से कहा, मेरे लिए एक रुमाल अब भी वहां गिरता है। कानपुर से लौटी तो दिल का दौरा पड़ गया। बेटे ने यहाँ दाखिल करा दिया। अदीब बेसाख्ता चीख पड़ना चाहता था, विद्या विद्या विद्या, लेकिन उसने अपनी उषा से रोकते हुए पूछा, आपके साहबजादे कहाँ हैं? जी, वह बिल का पेमेंट करने गया है, अभी आएगा तो मिलवाऊंगी। वैसे पाकिस्तानी रिसालों में आपकी कहानियां कभी कभी छपती रहती है। मैं पढ़ती थी तो लगता था आप शायद वही हैं। वही?
परी धीरे से मुस्कुरा दी। न जाने आपको मिला या नहीं, शुरू शुरू में मैंने आपको एक खत भी लिखा था। बचपने से भरा खत था वह। खत मुझे मिला था, जहे नसीब। नहीं तो पते तो इतने कट फट गए हैं, इस कदर बदल गए हैं कि पैगाम तो छोड़िए, सलाम तक नहीं पहुंचता। उसी जगह उसका बेटा आ गया, परी ने मिलवाया। परवेज मेरा बेटा। और परवेज, आप वही अदीब हैं जिनकी एक कहानी मैंने तुम्हें पढ़वाई थी। आदाब आदाब। परी कुर्सी से उठी तो उसका रुमाल नीचे गिर गया था। अदीब ने देखा, रुमाल फिर गिरा था। उसने इशारा करते हुए कहा, आपका रुमाल। शुक्रिया, कहते हुए परी ने रुमाल उठाया, खुदा हाफिज कहा और बेटे परवेज के साथ बाहर चली गई। अदीब देखता रह गया। वह पूछना चाहता था कि पोखरण के बाद हमारे सारे मोर या तो खत्म हो गए या देश छोड़ के चले गए, लेकिन क्या चंगाई के बाद तुम्हारे खजूर के पेड़ों पर मधुमक्खियां अभी भी आती हैं? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 41वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उस उपन्यास कितने पाकिस्तान के आखिरी भाग अर्थात 42वें भाग का वाचन। मधुमक्खियां, मोर, कपोत, बुलबुल, गौरैया, खंजर, नीलकंठ, पपीहा, लाली, तितलियां और जुगनू अब हमारे चौबारों या छतों की मुंडेरों पर कभी नहीं आएंगे, अंधा कबीर कह रहा था। फिर उसने अपना एक तारा उठाया और गाने लगा। वैष्णो जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जान रे। कुछ देर तक वह गाता रहा। फिर उसने सफेद छड़ी उठाई और चल पड़ा। उसके कंधे से एक भीगा हुआ झोला भी लटका था। उसमें से गंदले पानी की एक आध बूंद जब तब टपक पड़ती थी। अदीब ने उसे ताजुब से देखा, कदम बढ़ाकर बराबर में पहुंचा, दरियाफ्त किया, कबीर तुम कहाँ जा रहे हो? बांद्रा मस्जिद या माउंट मेरी? वहां नहीं, मैं इस बार लंबे सफर पर जा रहा हूं। पहले पोखरन जाऊंगा, फिर चगाई। अदीब ने उसे आश्चर्य से देखा, पूछना चाहा, क्यों? कबीर ने उसका प्रश्न ताड़ दिया और खुद ही उत्तर दे दिया। कुछ पागल लोग हैं जो पोखरण में शक्तिपीठ की स्थापना करना चाहते हैं, विस्फोट की जहरीली राख रज की तरह बांटना चाहते हैं। तुमने अखबारों में देखा नहीं? यह सब उन्हीं धर्मांध पागलों के चेहरे हैं जिन्होंने कई साल पहले सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी और वहां से चलकर बाबरी मस्जिद गिराई थी। लेकिन तुम, तो मेरा मतलब है अंधा हूं, यही ना? अंधा होने के कारण ही मैं सब कुछ साफ साफ देख लेता हूं। लेकिन तुम वहां जाकर करोगे क्या? तुम क्या कर सकते हो? मेरा मतलब है वहां जाने का मकसद। वहां जाकर मैं एक वृक्ष लगाऊंगा। वृक्ष? हाँ, बोधि वृक्ष। मेरे इस झोली में उसी का पौध है। बोधि वृक्ष की जड़ें नीलकंठ की तरह सारा विष पी लेती हैं। पहला बोधि वृक्ष मैं पोखरण में लगाऊंगा, फिर सरहद पार करके दूसरा वृक्ष मैं चगाई की पहाड़ियों में लगाऊंगा। तो मैं चलूं? अदीब ने उसे देखा। पहले कबीर की सफेद छड़ी ने कदम उठाया, फिर उसके पैर चल पड़े। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 42वें भाग का वाचन। दोस्तों, इसी के साथ यह उपन्यास कितने पाकिस्तान यहाँ समाप्त हुआ। दोस्तों, इस उपन्यास को आपने सुना मेरे साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विभाजन और हिंसा के बीच पीस रहा मनुष्य सबकी नज़रों में होता है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, या ऐसा कहें कि कोई ध्यान देना नहीं चाहता। विभाजन शब्द से यहाँ सिर्फ किसी भूमि के टुकड़े का विभाजन न समझा जाए। जब तक हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं। ये विभाजन सामाजिक, आर्थिक, भाषिक या धार्मिक आदि भी हो सकते हैं। इन्हीं सभी विभाजनों के केंद्र में मनुष्य होता है। कमलेश्वर अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में विभाजन से जूझ रहे समाज में मरणासन मनुष्यता के एक लंबे इतिहास को दिखाते हैं। यह उपन्यास कमलेश्वर मई 1990 में लिखना शुरू करते हैं और इसका पहला संस्करण 2000 में आता है। उपन्यास में कथा नहीं वर्ण कथाएं हैं, अर्थात उपन्यास में कोई एक ऐसी कथा नहीं है जो पूरे उपन्यास में चलती है। इस उपन्यास में मुख्यतः इतिहास की तमाम घटनाओं और पात्रों को अदीब की अदालत में पेश किया जाता है और जिरहें चल रही हैं। दोस्तों, आपने यह सब बातें इसमें सुनी होगी। ये इतिहास सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं है, वरन विश्व के उन तमाम हिस्सों के जैसे कोसोवो, पूर्वी तिमोर, सोमालिया, कश्मीर आदि की हैं जहाँ सामाजिक और धार्मिक विभाजन के चलते हत्याएं हो रही हैं। इस प्रकार कमलेश्वर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भी प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। पाकिस्तान का अभिप्राय उस समाज और स्थान से है जहाँ भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और विचारधारा आदि के नाम पर विभाजन और हिंसा हुई है।
इतिहास में जो धर्म आदि के नाम पर हत्याएं हुई हैं, हर ऐसी घटना से हमारा भारतीय समाज बढ़ता चला गया। हर दंगे के बाद समाज में एक ऐसा विघटन होता है और उस विघटन के साथ ही पूर्वाग्रह का जन्म होता है। दोस्तों, इस उपन्यास में प्रमुखतः हमारे भारतीय इतिहास के दो घटनाओं को सामने रखकर बातें की गई हैं। एक बाबरी मस्जिद का विध्वंस और दूसरा औरंगजेब का धार्मिक उन्माद। दोस्तों, यहीं पर यह उपन्यास समाप्त होता है। यह उपन्यास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए उपन्यास, एक नए कहानी, एक नए कथा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।